नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जो हिंदुस्तान में हिंसा चाहता है, जो कट्टरपंथी आतंकियों को सीमा पार भेजकर हिंदुस्तान को रक्त रंजित करने का षड्यंत्र रचता है, हमारे देश के साथ खूनी खेल खेलने वाले इस्लामी देश पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के रिश्ते, चाहे वो खेल का ही क्यों ना हो, हम उसका बहिष्कार करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट के मैदान पर 11 खिलाड़ियों को हराकर आतंकिस्तान के आका इसे इस्लाम की जीत बताकर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन बैठे। चलिए, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, पर जिनकी रोजी और रोटी दोनों का प्रबंध हिंदुस्तान करता है, वो अगर हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान को कोसें और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाएं तो उन्हें गद्दार नहीं तो क्या कहेंगे आप? ऐसे सांपों को क्रिकेट के मैच से मौका मिला विश्व अमन करने का, और देश में बैठकर उन गद्दारों ने दुश्मन देश से अपनी दोस्ती का प्रमाण दिखा दिया। सुदर्शन न्यूज ने उनकी देश विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की और 24 घंटे में शासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। ऐसी कार्रवाई जिससे गद्दारों की गर्दन पर कानून का शिकंजा तो कसेगा ही, बिल में छिपे बैठे जहरीले सांपों तक यह संदेश जाएगा कि वो बिल में रहें तो ठीक है, बाहर आए तो ठीक कर दिए जाएंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसे गद्दारों का पूरा सफाया कैसे और कब तक होगा? आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, पाक का गुणगान गाएगा तो कहीं का नहीं रह जाएगा। ये पंक्ति खास तौर पर उन छात्रों पर सटीक बैठती है जिनको कलाम बनाने के लिए भारत सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। उनकी पढ़ाई लिखाई, एक अच्छे जीवन के लिए उनको कई तरह के लाभ दे रही है। लेकिन क्या फायदा इनका जब इनकी इच्छा कलाम नहीं कस्साब बनने की हो। T20 मैच में भारत पाकिस्तान से क्या हारा, कुछ लोगों का पाक प्रेम जाग उठा। देश के कई कोनों में आतिशबाजी हुई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इनमें तस्वीरें कश्मीर से भी सामने आई, वो भी तब जब गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में ही मौजूद थे। लेकिन ये जिन्ना प्रेमी शायद भूल गए थे कि ये राष्ट्रभक्तों का भारत है। ये कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा जहाँ सिर्फ आतंकवाद बसता था। ये कश्मीर अब बदल रहा है। ऐसे में पाक का गुणगान करने वालों की अब यहाँ कोई जगह नहीं। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी जब कश्मीर के SKIMS मेडिकल कॉलेज यानी कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खेल के मैदान में पाक की जीत पर छात्रों द्वारा जश्न मनाया गया था। लेकिन शायद अब इन गद्दारों को जश्न मनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पर UAPA लगा दिया गया है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक श्रीनगर के सौरा और करम नगर पुलिस स्टेशन में आरोपियों के विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA की धारा 13 और भारतीय दंड संहिता की 505 के तहत FIR दर्ज की गई है। जांच जारी है। हम इस मामले के जरिए मिसाल कायम करेंगे। फिलहाल पुलिस वीडियो के बारे में जानकारी हासिल कर रही है और रविवार इन गतिविधियों में शामिल रहे छात्रों की पहचान के लिए कॉलेज स्टाफ से पूछताछ कर रही है। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि UAPA धाराओं में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। इस कानून का मुख्य मकसद आतंकी गतिविधियों को रोकना है। कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये कार्रवाई सख्त संदेश है उन लोगों के लिए जो रहते भारत में हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। षड्यंत्रकारियों को जेल की सलाखों में बंद करेंगे। क्या कुछ होना चाहिए? जेल की सलाखें। किस तरह से? किस तरह से? देखो तमाशा। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। डॉक्टर हैं, सब जेल में जाएंगे। सब जेल में जाएंगे। ठीक, गेम में कोई जीतता है कोई हारता है, ठीक है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ
उस मैच के बाद जो नाराबाजी पाकिस्तान जिंदाबाद या जो एंटी नेशनल एलिमेंट ये स्टेटमेंट या स्लोगन्स पेश किए गए वो एक सीरियस कंसर्न है। गवर्नमेंट को उस पर देखना चाहिए। और अगर अभी तक जो हमें रिपोर्ट मिली है कि FIR लॉन्च हुए हैं, खाली FIR नहीं, उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। और ऐसे जो अनासर है जो हिंदुस्तान में रह के, जो अपने देश में रहकर पाकिस्तान जो यहाँ आतंकवाद प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग करता है, जो हमेशा कहीं ना कहीं भारत के लिए हमेशा तकरीबी कार्रवाई करता है, उस देश के उस मुल्क की यहाँ प्रेज करना, यहाँ उनके हक में नारे करना, ये सीधी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। और ऐसी जो हरकतें हैं इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब और जिन लोगों ने कल मैच के दौरान, चाहे JMC हो चाहे कहीं भी हो, जिन्होंने पाकिस्तान के हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी, ये अगर पाकिस्तान में हो तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में हो तो उसे गद्दारी कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान को जख्म देता आया है, हिंदुस्तान के सीने पर चोट करता आया है और वो दुश्मन देश मानता है, हमें अपना दुश्मन मानता है, तो हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तत्पर रहते हैं। लेकिन परिस्थितियां उस अनुकूल बनानी होगी पाकिस्तान को, और जब तक ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान के पक्ष में शोर शराबा करने वाले गद्दार ही कहे जाएंगे। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे गद्दारों के साथ क्या किया जाए, कब तक इन गद्दारों को हिंदुस्तान झेले, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी जो कार्रवाई हो रही है ये कितनी सटीक है, कितनी कारगर है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्थानीय यानी कि कश्मीरी पंडित विट्ठल चौधरी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जी जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही एडवोकेट ऋषि पाल जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले ऋषि पाल जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि UAPA की धारा 13 और IPC की धारा 505 यानी कि सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास, इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्या कार्रवाई हो सकती है, ये हम चाहेंगे कि ऋषिपाल जी हमारे दर्शकों को समझाएं। ऋषिपाल जी। देखिए दीपक जी, जो हुआ वो बहुत दुखद है जी। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिन लोगों ने, जो छात्र हैं, जिन छात्रों ने जिस तरह से किया, तो अपने आप में बहुत गंभीर स्थिति रहती है कि हम ये नहीं कह सकते हाँ कुछ आतंकवादी थे और उन्होंने कार्रवाई की। तो ऐसी स्थिति में ये प्राथमिकी न केवल दर्ज समय से होना, और इन लोगों का अब तक मैं समझता हूँ बहुत से लोगों का पकड़े जाना बहुत जरूरी था। और आपके माध्यम से ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपका चैनल जिस तरह से पुरजोर तरीके से इस बात को उठा रहा है, बहुत जल्दी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को बहुत नजरअंदाज करते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं है, कोई खेल था, कोई जीत गया, किसी ने अपनी भावना प्रकट कर ली। ये वो स्थिति नहीं है, ये पूरी तरीके से गद्दारी है। और ऐसी स्थिति में कानून जो है इनके लिए बहुत सख्त है, और ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। न केवल प्राथमिकी के साथ इनको गिरफ्तार हो, बल्कि तुरंत इनका जो ट्रायल है वो ट्रायल भी जो है बहुत फास्ट ट्रैक चले और ऐसे लोगों को सजा मिले, जिससे बाकी लोगों के सामने ये एक उदाहरण हो कि किस तरह से गद्दारी की सजा दी जाती है। बिल्कुल, एक उदाहरण स्थापित किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश सिंह जी के पास चलते हैं। दिनेश सिंह जी, कहां कमी रह जा रही है बीजेपी सरकार से, जो ऐसे गद्दार समय बेसमय बिल से बाहर आते हैं, विश्वमन करते हैं और फिर बिल में छिप जाते हैं? एक अच्छी बात यह हुई है कि सुदर्शन न्यूज ने कार्रवाई की मांग की थी, अब कार्रवाई होती दिख रही है। इस पूरे प्रकरण में यही एक अच्छी चीज नजर आ रही है। कहां कमी रह जा रही है बीजेपी से, और क्यों यह कमी रह जा रही है? दीपक जी, ना तो कमी बीजेपी से रह रही, ना कमी सरकार से रही। जब ट्रीटमेंट होता है और जब बिलों में पानी डाला जाता है तो ऐसे ही साफ बाहर निकलते हैं, जो अभी हो रहा है। जिस तरह की बात जम्मू कश्मीर में जो 2370 को समाप्त किया गया, 35 को समाप्त किया गया, उसके बाद से देखिए किस तेजी के साथ वहां की स्थिति बदली है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जिनकी पहचान होना बाकी है, और कभी गाहे बगाहे इस तरह की घटना के बाद ऐसे एलिमेंट की पहचान भी हो जाती है। ये बात दूसरी है कि चलिए एक मैच है, दो देशों के बीच मैच हो रहा है, दो टीमों के बीच मैच हो रहा है, टीमें जीतती हैं, हारती हैं, टीम एक दूसरे को बधाई देती है, लेकिन ऐसे समय में अपने ही देश में छुपे हुए गद्दार वो दूसरे मुल्क का जिंदाबाद करे, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? निश्चित तौर पर सरकार ने कार्रवाई की है, आगे भी सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। कानून के हिसाब से जो भी होगा वो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। किसी को भी इस तरह के करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और दूसरी चीज दीपक जी, एक मेरा जो दूसरा कहना है कि देखिए, एक टीम करे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक पार्टी
एक देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को कहती है, उसके सोशल मीडिया की इंचार्ज पाकिस्तान के जीत के बाद इस तरह की ट्वीट करती हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की आप प्रतिक्रिया देखिए कि इस खेल के मैदान में भी दिनेश जी, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक चालबाजी तो होगी, लेकिन आपकी राजनीति कहां कुंद पड़ जा रही है? उकसाने को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? एक मिनट हम ऋषिपाल जी से पूछ लेते हैं कि ऋषिपाल जी, उकसाने को लेकर ऐसे ट्विटर हैंडल्स पर तो कार्रवाई की जा सकती है। ये बिल्कुल की जा सकती है, और एक व्यक्ति जो अपराध करता है, उकसाने वाला उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध करने वाला। तो ऐसे लोग जो उकसाने वाले लोग हैं, जो क्योंकि इनका मामला और गंभीर हो जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत की जानी चाहिए, क्योंकि इनके खिलाफ जो लोग उकसा रहे हैं, जो आप ट्वीट कर रहे हैं, तो आपके पास सीधा सीधा एविडेंस है। जब आपके पास सीधा सीधा एविडेंस है, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों को तो मतलब अभी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने चाहिए ऐसे लोगों को। दिनेश जी से पूछते हैं, जवाब दीजिए दिनेश जी। बिल्कुल ऋषिपाल जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कार्रवाई 2 तरह की होती है। एक तो कानूनन कार्रवाई करती है सरकार, जो है कानून के अधीन है, कानून अपनी कार्रवाई करती है और कानून अपना कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन ऐसे लोग जिनकी बात ऋषिपाल जी कह रहे हैं, इनको जनता कार्रवाई करती है। आज कांग्रेस पार्टी कहाँ है आप देख लीजिए, आज हाशिए पे है। जनता माकूल जवाब देते है समय समय पर, आगे भी जवाब देगी, पहले भी जवाब दी थी और अभी भी जवाब दे रही है। नहीं, दिनेश जी, अगर जनता को ही जवाब देना होता तो हमें सरकार की आवश्यकता नहीं होती, फिर सभ्यता और सभ्य समाज की बातें तो बेमानी हो जाती ना। लेकिन हम सभ्यता हैं, एक पुरातन, हम सभ्य हैं, ये सबको पता है। तो ऐसे में हमने सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इन समस्याओं का निराकरण करे। फिर सरकार भी यही कहेगी कि जनता को पर छोड़ दीजिए, वो फैसला कर देगी, तो फिर मतलब क्या रह जाता है सरकार का? बिल्कुल नहीं दीपक जी, मेरा कहने का ये आशय नहीं है कि सिर्फ जनता, लेकिन हमने ये कहा कि जनता भी फैसला करती है और भारतीय लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। और दूसरी चीज रही जो बात सरकार की, सरकार जिस एजेंडे पे आई थी, हमने कहा था हम 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे, हमने करके दिखाया है। और कल गृह मंत्री वहां गए, अगर आप देखिए तो किस तरह से वहां लोगों से मिले हैं, किस तरह से बीएसएफ कैंप पे उन्होंने रात गुजारी है, कैसे जवानों के साथ उन्होंने भोजन किया है। ये तमाम हड़बड़ाहट है विपक्षियों की। एक बयान भी आ जाता कि ऐसे गद्दारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई होने के साथ साथ अगर इस तरह के स्पष्ट संकेत मिल जाते गृह मंत्री से तो और भी प्रभावी होता। बहरहाल हम विठल चौधरी जी के पास चलते हैं। विठल जी, यही लोग हैं जो सामने आप होते हैं तो भाईचारा का गीत गाते हैं, लेकिन आपके पलटते ही आपको चारा बनाने से कोई कोताही नहीं बरतते। ऐसे लोगों से किस तरह से निपटा जाए, क्या आपकी राय रहेगी? देखिए दीपक जी, अभी मैं ऋषिपाल जी की बात सुन रहा था, बीजेपी के हमारे प्रवक्ता उनकी बात सुन रहा था, दिनेश जी की भी बात सुन रहा था। और जब मैं बात सुन रहा था मुझे लगा कि थोड़े आश्चर्यचकित रह गए हैं जो कश्मीर में जो घटना घट रही है। क्रिकेट मैच को लेके वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, हम कश्मीर से ही हैं, हमने तो हमारी आप देखी है। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के चक्कर में एक 6 साल के बच्चे का हाथ तोड़ दिया गया था, वो मैं हूँ। जब संजय मंजरेकर ने डबल सेंचुरी मारी थी, ये मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। तो आप ये बात को समझिए कि आपने जब धारा 370 को निरस्त किया, जब उसको अमेंड किया, जब आर्टिकल 35A को निरस्त किया, आपने उसको कंप्लीटली एब्रोगेट किया, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंप्लीटली एप्लीकेबल बनाया जम्मू एंड कश्मीर में, तो लेकिन उसके बाद आपकी चूक कहाँ रह गई है? आपकी चूक रह गई है कि कश्मीर में जो हो रहा है आप उसको जिहाद कहने से कतराते हैं। आप कश्मीर में आज भी कश्मीरियत का ही स्वांग रचाते हैं। आप वहां पे सूफी परंपरा का नाम लेते हैं, बिना ये समझे, बिना ये जाने कि सूफी परंपरा जो कश्मीर की रही है, वहां से शुरुआत हुई है कश्मीरी हिंदुओं के अत्याचार की, जेनोसाइड की। जो पहले सूफी संत थे वहां के, जो माने के सूफी मतलब मीर शाह हमदनी, उनकी टेस्टामेंट्स पढ़िए, टेनेमेंट्स पढ़िए, 20 आपको ऐसी चीजें माननी है हिंदुओं के लिए जो लागू की गई। देखिए, जब तक आप इस ढकोसले में, कश्मीरियत के ढकोसले में जिएंगे, सरकार स्टेट, ये कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूँ। डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट आज भी कश्मीर में पनप रहा है। वो सांप को आप दूध पिला रहे हैं बैठ के। लास्ट टाइम भी मैं आया था, मैंने यही बात बोली थी, सांप का जो कैरेक्टर होता है वो ढसना होता है जी। मनुष्य का कैरेक्टर होना चाहिए अपने आप को ढसने से बचाने के लिए, हमें समझना है कि वो सांप है। आपको आपके कानून के ऐसे प्रावधान ऐसे होने चाहिए कश्मीर में, और बहुत सख्ती से होने चाहिए, जो सेशनिज्म को, जो देशद्रोह को दंडित करते हैं। आज की डेट में सेक्शन 66A ऑफ आर्टिकल, वकील साहब है हमारे साथ, वो आपको ज्यादा बता पाएंगे। सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इतना वाइड स्पेक्ट्रम एक्ट है
कि वहां पे आप छूट भी बहुत जल्दी सकते हो और सबको उसमें ला भी सकते हो। आप कोई पास स्पेसिफिक एक्ट नहीं है सेशनिज्म के लिए। आप वो ट्विटर की बात कर रहे हैं, आप रैंडम ट्विटर स्पेसेस में जाइए, क्लब हाउस रूम्स में जाइए, आप वहां पे देखिए भारत के खिलाफ वहां पे बातें कैसी होती हैं, वहां पे क्या क्या बोला जाता है। और देखिए मेरा डर, विठल जी आपको क्या लगता है कि सरकार की नजर इन चीजों पर नहीं है, या फिर सरकार राजनीतिक बाध्यता की वजह से कार्रवाई करने से अभी फिलहाल हिचक रही है? देखिए मैं बहुत समझदारी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ कि मनसा वाचा कर्मणा, ये अगर बराबर सही नहीं बैठते, सटीक नहीं बैठते, जो आपके मन में है वो आपके वचनों में नहीं है, जो आपके वचनों में है वो आपके कर्म में नहीं है, आप आपके कर्मों में नहीं है। सरकार की मंशा जरूर हो सकती है कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करना है, लेकिन अभी वो कर्मों में फलीभूत नहीं हो रही है। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कश्मीर में जिहाद हो रहा है। आप सूफी परंपरा का नाम लेते हैं, आप 80,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने क्या उसके रूट कॉजेस को जानने की कोशिश की है सरकार ने? और कश्मीर को छोड़िए ना, भारत में देश की राजधानी सीमापुरी में भी पटाखे। दिनेश जी आप समझ रहे हैं, ये जो गुबार भरा बैठा है, ये भुक्तभोगी रहे हैं क्रिकेट मैच को लेकर, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक भ्रम जाल रचा गया कि इंडिया में क्रिकेट एक रिलीजन है और सचिन तेंदुलकर गॉड हैं, पहले ये कहा जाता था। और वो भ्रम जाल ऐसा था कि भावनाओं का ज्वार उमड़ता था, और उस ज्वार के शिकार हमारे साथ विठल चौधरी जी बैठे हुए हैं। दिनेश जी आपने जनता की बात कही थी कि जनता शक्ति देगी तो कार्रवाई होगी। जनता ने बीजेपी को शक्ति दी, दूसरी बार शासन संचालन की शक्ति दी, 300 से अधिक सीटें दी। अब भी अगर आप राजनीतिक बाध्यताओं के बीच बंधे रहेंगे तो फिर जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे? दीपक जी, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाध्यताओं में नहीं बंधी हुई है, और जनता ने जो इतना प्यार दिया है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसी प्यार की बदौलत हमने वो किया। और जो बात अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि हमारे जो भाव में आता है, विचार हमारा अलग नहीं होता है, जो हमारे भाव में आता है वही हमारा विचार होता है, और जो हमारे विचार में आता है वही कार्य रूप में परिणित होता है। तो हमारे भाव में था कि हम 370 और 35 से हटाएंगे, तो हमारा विचार बना और उसको हमने एक झटके से हटाया। और दूसरी चीज आपने कहा कि जब सांप आप समझ रहे हैं तो सांपों से बचना चाहिए। देखिए, एक तरफ बचना भी चाहिए, दूसरी तरफ उनके फनों को कुचलना भी चाहिए। ये दोहरी नीति होनी चाहिए, और सरकार की ये दोहरी नीति है। उनसे बच भी रही है और उनको कुचल भी रही है। उनके दिलों में पानी डालने का काम करे, तभी बिलबिला के बाहर आ रहे। और इस तरह से कुछ लोग होते हैं समाज में, उनका भी इलाज सरकार करेगी, और सभी के सहयोग से होगा, वहाँ की जनता के सहयोग से होगा। और यही काम सरकार कर रही है कि वहाँ की जनता के बीच में ये आत्मविश्वास पैदा करने। चलिए, सरकार के लिए क्या सलाह हो सकती है? ऋषिपाल जी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं। ऋषिपाल जी, अभी के इस मामले को लेकर यूएपीए और आईपीसी की धारा 505 तो दर्ज की गई है, इसके तहत कार्रवाई की उम्मीद बंधी है, लेकिन और किस तरह से, जिस तरह से विठल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विठल जी की एक बात सुन लेते हैं और फिर आपकी सलाह सुनेंगे कि आप सरकार को क्या सलाह देंगे, किस तरह से और कानूनी कार्रवाई कड़े तरीके से की जाए। जी विठल जी, अपनी बात रखिए। धन्यवाद दीपक जी। मैं ऋषिपाल जी से बोलने से पहले इसलिए बोलना चाहता था क्योंकि जो हमने प्रपोज किया, देखिए कश्मीर में जो हो रहा है और भारत के अन्य प्रांतों में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो जेनोसाइड है, वो नरसंहार है, और एक कंटिन्यूटी में लगातार चला आ रहा है। लेकिन भारत में जेनोसाइड के लिए कोई भी कानून का नहीं है, जबकि भारत ऐसा पहला राष्ट्र था जिसने यूनाइटेड नेशंस में रेटिफाई किया है जेनोसाइड को, और एक भी कानून नहीं। जब तक आप जो हो रहा है कश्मीर में जो हुआ है और भारत के अन्य प्रांतों में हिंदुओं के साथ 1948 में जो पुणे में हुआ, बंगाल में जो हो रहा है, केरल में जो हो रहा है, जब तक आप इसको जेनोसाइड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और जेनोसाइड की तरह ट्रिब्यूनल्स नहीं चलाएंगे, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो किया, जिन्होंने बंगाली हिंदुओं के साथ जो किया, जिन्होंने पुणे में जो किया, जिन्होंने सिखों के साथ जो दिल्ली में किया, जब तक आप उनको कानून ऐसे प्रावधान कठिन का प्रावधान नहीं बनाएंगे जो वहां से छूट नहीं सकते। आपको ये समझना है कि आज आप अमेरिका में या आज आप जर्मनी में बैठ के ज्यूज को गाली नहीं दे सकते हो, आप हिटलर को हीरो नहीं बना सकते हो, आपको जेल हो जाती है। इतने ही कड़े कानूनों की आवश्यकता आज भारत में भी है कि जहां पे ऐसे कानून की आवश्यकता है। ऋषिपाल जी के पास चलते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे विठल जी। ऋषिपाल जी, क्या सलाह आप देना चाहेंगे, किस तरह से इन गद्दारों का, इन सांपों का फन पूरी तरह से कुचला जाए? दीपक जी, आपने काफी समय दिनेश जी को दिया। दिनेश जी का वक्तव्य मैंने सुना और पूरा वक्तव्य पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब से ये
घटना हुई है तब से अब तक आप ये बताइए गिरफ्तारी कितनी हुई? अभी तक अगर आपने गिरफ्तार किया होता 150 लोग अंदर होते तो शायद मामला या आपके और हमारी जो इस समय जो बहस का स्तर है कुछ और होता जी। ये जो अभी कहने में विट्ठल जी ने कहा यही बात है कि हम कह तो कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं। दिनेश जी ने कहा कि हम सरकार ये भी करेगी, पब्लिक करेगी, लेकिन सरकार आज आपके हाथ में है, आपके पास कानून है, आपके पास अपराधी है, आपके पास एविडेंस है। उसके बावजूद भी जब आप वेट करते हैं, उसके बावजूद भी आप इंतजार करते हैं कि नहीं इस चीज को और होने दो। मैं आपको अभी उदाहरण दे देता हूं। तो कमजोरी एक कमजोरी का आभास दिलाती है सरकार की, नहीं हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लोगों के बीच ऐसा परसेप्शन जाता है। ऋषिपाल जी, जेएनयू में हुआ उसके अपराधियों को सजा दिलाने में अभी तक कितना टाइम लग रहा है? क्या फास्ट ट्रैक में मैटर वो नहीं जा सकता था? जब ऐसे लोग अगर जेएनयू के जैसे लोगों को भी 1 साल में सजा मिल जाती तो शायद ऐसे लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जो ये अपराधी हैं, शायद इनकी हिम्मत नहीं होती। तो सरकार जो कह रही है, सरकार के वाकई में मिलकर मैं विट्ठल जी की बात से सहमत हूं। सरकार की मंशा और सरकार कहने में बहुत फर्क है। सरकार जो कर रही है, जो कह रही है और करने में फर्क है। करना सरकार को बहुत मजबूती से करना चाहिए, अपराधियों को पकड़ना चाहिए, फास्ट ट्रैक। चलिए, इससे पहले कि दिनेश जी की इस पर प्रतिक्रिया लें, विट्ठल जी के पास एक बार फिर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं धरातल पर जो स्थिति है। कई बार ये कहा जाता है कि ज्यादा दबाव देने से विस्फोटक स्थिति बन जाती है। क्या वाकई इस बात का डर है उन इलाकों में विट्ठल जी, या फिर हम पूरी तरह से दबाव डाल सकते हैं और सांप का फन पूरी तरह से कुचल सकते हैं? दीपक जी, आप किस विस्फोट का वेट कर रहे हैं कश्मीर में? कश्मीर में 1986 के बाद सिर्फ विस्फोट ही तो हो रहे हैं जी। अभी हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हम किनके दिल जीतने की बात कर रहे हैं? जो हर मौके पे आप भारत को गाली देते हैं, हर मौके पे भारत के तिरंगे को जलाते हैं। आप जो तिरंगा यात्रा वहां निकाली गई जो 15 अगस्त के बाद, उसके बाद अब आप देखिए कितने लोग वहां मार दिए गए। 3 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हिंदू कश्मीर छोड़ के अन्य जम्मू में रुक के गए, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल विट्ठल जी, आपकी बात हम पूरी आकर सुनते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। चूंकि कांग्रेस के भूमिका को लेकर भी आक्षेप लगे हैं तो इनकी प्रतिक्रिया लेनी भी जरूरी है। चंद्रमोहन शर्मा जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। चंद्रमोहन शर्मा जी, हम क्रिकेट के बाद जो देश विरोधी नारे, जो पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए हैं, उनको लेकर बातचीत कर रहे हैं और आरोप कांग्रेस पर यह लग रहे हैं कि कांग्रेस की भी भूमिका उकसाने वाली रही है। कांग्रेस के नेताओं के ट्विटर हैंडल से इस तरह के ट्वीट्स आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को खारिज करता हूं कि आप कहते हैं कि कांग्रेस की भूमिका उकसाने वाली रही है। तो उकसाने वाले आज सत्ता के अंदर हैं। हमने देश को बनाया है, बिखेरा नहीं है। और अगर किसी बात को, गलत को लोकतंत्र के अंदर कहना उकसावा कहलाता है तो ये लोकतंत्र की मर्यादा का खंडन है। क्योंकि 70 साल में जो लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं वो लोग कभी विपक्ष की भूमिका में इसको बेखूबी निभाया करते थे। तो शायद वो आज जो मर्यादित ना हो के हम मर्यादित हो गए हैं। और रही बात जी दिनेश जी, आपकी आवाज खुली हुई है, आप जवाब दे सकते हैं। कोई भी बात देश में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रता का अभिमान करे। चंद्रमोहन जी, आप आवाज सुन रहे हैं, दिनेश सिंह जी की बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप दोनों की आवाज खुली हुई है। पूरे होने दीजिए। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं और भारत से टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे के समर्थन में खड़े होते हैं, तब ये कहां चले जाते हैं? और जब पाकिस्तान के जीतने के बाद इनके मीडिया, सोशल मीडिया की राष्ट्रीय इंचार्ज जो है, उनका ट्वीट आता है, उस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। जब हमारे देश के जो है नौजवान जो है, सेना के नौजवान सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो उस पर सवाल खड़े करने वाले लोग कौन है? चलिए जवाब ले लेते हैं चंद्रमोहन जी। क्यों? तो मैं फोनों पे हूँ तो जरा इनको दिनेश जी को बोलिए कि बात खत्म हो जाए तब बोले। कि अगर ये मुर्गा मंडी की तरह बैच करनी है तो फिर मैं लाइव में बैठ जाऊंगा, तब जवाब अच्छा दे पाऊंगा मैं। आप क्या करते हैं? क्योंकि मैं लाइव नहीं हूँ, इससे मुझे पता नहीं, मैं गाड़ी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा बोलिए जरा, या तो बोलना तब मैं बोलूँ। क्या साबित करता है मुझे बताइए ना। दिनेश जी, आरोप तो लगा लिए, जवाब भी सुन लेते हैं थोड़ा। दिनेश जी, जवाब भी सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी, देखिए दीपक भाई, बेसिकली ये बड़ी विडंबना है आज देश की। लोगों को देश की जनता ने सत्ता दी है, उन्हीं के रहते हुए जब वो सत्ता के अंदर किसी पार्टी को समर्थन देकर सेंटर में राज कर रहे थे, उस समय कश्मीर के विस्थापित कश्मीरों को वहां से निकाला गया और इस पार्टी ने एक आंसू नहीं बहाया, एक आवाज नहीं उठाई।
जो कि तब इनको मेरी बात दिनेश जी मैं लाइव नहीं हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पार्टी के लोगों की नहीं चंद्रमोहन जी, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम एक ये है कि गड़े मुर्दे उखाड़े जाने लगते हैं, लेकिन हम राजनीतिक मंच पर नहीं है, हम तात्कालिक समस्या को लेकर भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो अगर इस पर तो मैं जवाब पूछना चाहता हूँ, दिनेश जी की आवाज उस समय कहाँ चली गई थी जब सरकार को, जनता दल की सरकार को समर्थन किया था मुफ्ती मोहम्मद सैयद का, जो फादर थे वो मंत्री थे और कश्मीर से 70% कश्मीरियों को निकाला गया था, तब इनका रास्ता चल गया था। आप प्रश्न करो तो चिढ़ते हैं लोग। अरे चलिए, हमारे साथ स्थानीय जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं इस बीच में। विठल जी, उसके ऊपर कार्रवाई होनी लाजमी करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करके आप छाती ना ठोकें। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछिए कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो अनंतनाग में कितने मंदिर तोड़े उन्होंने? जब जगमोहन ने लेटर लिख के राजीव गांधी को बोला कि कश्मीर में हम कार्रवाई शुरू हो रही, तब क्या यही उलझा कर रख देते हैं जो हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि जुड़ते हैं, और हम यही नहीं चाहते हैं कि मामला उलझे। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए आपके पास राजनीतिक मंच है, ये राजनीतिक मंच नहीं, हम मौजूदा समस्या पर बातचीत कर रहे हैं। तो चंद्रमोहन जी, अगर आप उस पर फोकस करके कुछ कह सके तो अच्छा है, नहीं तो आरोप तो दिनेश जी लगा ही रहे हैं कि कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी ट्वीट करते हैं, उकसाने वाले ट्वीट होते हैं, आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए तो इनका आरोप तो बरकरार ही रहेगा। देखिए आज देश के अंदर जो ट्वीट और जिस तरह की इनके नेता और मंत्री करते हैं, जिससे देश के अंदर अपने नेता के बारे में बताइए ना, उसमें कभी दिनेश जी उसी पर बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं इन्हें। एक आज माहौल के अंदर बेसिक मुद्दा क्या है? बेसिक मुद्दे देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई और देश के अंदर गिरती अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये सरकार उस पर भी हम चर्चा करते हैं। चंद्रमोहन जी, अभी जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि गद्दार जो छिपे थे वो निकलकर सामने आ गए, मैच के बहाने उन गद्दारों पर कैसे कार्रवाई की जाए, और उसी के सापेक्ष में आरोप लगा रहे हैं दिनेश सेठी की कांग्रेस नेता उकसाने वाले ट्वीट्स करते हैं। स्थापित करना चाहता है और सरकार को जल्दी से जल्दी पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, वहां के नागरिकों को इलेक्शन करवा के पावर देनी चाहिए। अगर ये सरकार की दिशा और सरकार की सोच पॉजिटिव है तो इन 3 कार्यों को करें, उसकी नौटंकी बंद करें और कश्मीरियों का ध्यान रखें। चंद्रमोहन जी, जो यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसकी सराहना करता हूं। अगर ये राजनीतिक ना होकर और बिल्कुल दिशा के साथ देश के लिए करा जाए तो एक कठोर कदम है, और इससे आने वाले वक्त पर हिंदुस्तान में हमारे देश के तिरंगे का अवमानना करने वाला आदमी सोचेगा। मैं कहता हूँ इससे भी कठोर सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी दल का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब मेरा हिंदुस्तान, मेरा राष्ट्र, मेरा तिरंगा है। उसके बाद मेरा मजहब मेरे घर में जाके आता है। इसके लिए मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ और इस चीज की मैं सराहना करता हूँ। जी विठल जी कुछ कह रहे थे। विठल जी, देखिए मैं ये बोल रहा था कि एक स्टेटेड पॉलिसी कांग्रेस की रही है हमेशा से 1947 से कि कश्मीर में उन्होंने अलगाववाद को प्रमोट किया, राइट फ्रॉम शेख अब्दुल्ला टू फारूक अब्दुल्ला टू उमर अब्दुल्ला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे चलते हुए मुफ्ती मोहम्मद सैयद के, जब मैं आपकी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की मैंने पीडीपी की बात सुनी थी, वो कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट थे जब अनंतनाग में 1986 में 300 मंदिर तोड़ दिए गए। राजीव गांधी को जगमोहन चिट्ठियां लिखते लिखते थक गए कि कश्मीर में अलगाववाद की शुरुआत अपने उफान पे आ जाएगा, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस की सरकार, अगले 10 साल और कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने बताइए कि उस टाइम पे कांग्रेस की भूमिका कश्मीर में क्या रही थी? विठल जी, उस समय तो जो भूमिका रही देश इनका हिसाब करेगा, लेकिन हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं, चूंकि आप स्थानीय हैं तो ये समझना चाहते हैं कि अभी जो भूमिका है, चाहे वो सरकार की हो चाहे विपक्ष की, दोनों की क्या सकारात्मक नजर आ रही है? और इस तरह की कार्रवाई को लेकर, जैसा चंद्रमोहन जी ने नेशनल चैनल पर स्पष्ट कहा है कि यूएपीए के तहत जो कार्रवाई हुई है, अगर राजनीतिक विद्वेष से इतर कार्रवाई हुई है तो वो उसका समर्थन करते हैं और कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं, तो क्या दोनों पक्षों की, पक्ष और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक दिख रही है कश्मीर के समस्या के समाधान को लेकर? मुझे क्या लगता है, कश्मीरी हिंदू होने के नाते मुझे क्या लगता है कि न विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, मैं पक्ष की बात कर, विपक्ष का मैंने आपको जो आज विपक्ष में है वो मूल कारण है कश्मीर में जो आज हो रहा है। उन्होंने उसको इग्नोर किया और कनाइव किया और एब्डिकेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जो पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी जो पक्ष में है,
जिनके मैनिफेस्टो में क्लियरली है कि कश्मीर का धारा 370 खत्म करना, उनके मैनिफेस्टो का पार्ट है। उनको पार्टी भारतीय जनसंघ का मूल कारण बनने का यही था कि धारा 370 खत्म हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से। और उसके बाद जिनके आज भी मैनिफेस्टो में कश्मीरी हिंदुओं की वापसी के बारे में बात रखी गई है। लेकिन होता क्या है कि जब तक आप जड़ों पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप रीजनिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक हो क्या रहा है उसको नहीं समझेंगे, आप ये समझेंगे कि कुछ पैसा देने से, दिल जीतने से कश्मीर का इशू सॉल्व होगा, तो वो नहीं होने वाला। आपने बहुत साल, पिछले 74 साल दिल ही जीते रह गए हैं कश्मीर के। आपको दिल नहीं जीतने हैं। आपको थोड़ा, जब देखिए थोड़ा सा आपको अभी स्ट्रिक्ट होने की, थोड़ा नहीं बहुत स्ट्रिक्ट होने की आवश्यकता है। और ये जो 6 लोगों को सांबा में पकड़ा गया है शायद, और शायद कश्मीर में 4 लोगों को पकड़ा गया है। आपके फोटोग्राफ्स में देख लीजिए लोग कितने हैं जी। 10 लोगों को पकड़ने से इनको आपने जब धारा 370 को निरस्त किया, कैसे आपने उसको लगाम पे रखा पूरे कश्मीर को? 2 साल तक कुछ हुआ क्या? आपने कैसे वो अपना होल्ड आज छोड़ दिया है? आप अपने होल्ड को बरकरार रखिए कश्मीर में। आप ये समझिए कि कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर में खाली पाकिस्तान ही नहीं पनप रहा है, उसको पुश कर रहा है। कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर का जो मुसलमान है, वो वहां पे जिहाद कर रहा है आपके अगेंस्ट। वो गजवाए हिंद का सिपाही है। आप समझिए उसको। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, आप इसको सेक्युलर ढांचा देंगे, तो आपकी बेवकूफी है, वो हमारी गलती नहीं है। दिनेश जी, क्या सरकार समझ रही है? विठल जी ने जो चुनौतियां बताई है, सरकार उनको ध्यान में रखे हुए है? नहीं दीपक जी, बिल्कुल विठल जी जो कह रहे हैं, जो कि दिल भी जीतना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। एक तरफा नहीं, जिनके दिल जीत सकते थे वो हमारे साथ खड़े हैं। इन 2 सालों में वो हमारे साथ खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनका दिल पाकिस्तान में बसा है, वो जीतना संभव नहीं है। विठल जी तो यही कह रहे हैं, तो उनके लिए उपाय कुछ होना चाहिए ना जी। दीपक जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि दिल जीतना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से करिए। उनको इसके पहले की सरकारों में जो चौधरी जी, विठल जी बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास ही नहीं किया। वो दिल जीतने का नहीं, उन्होंने तो सिर्फ दल जीतने का कि कैसे सरकार बने, कैसे हम उनको कठपुतली की तरह। और अब आप भी इस मजबूरी में फंसते दिख रहे हैं। सुविधा मुहैया कराते रहे, कैसे उनको रिश्तेदारों की तरह दिल्ली में बुलाकर मेहमान नवाजी करते रहे, उनको 5 स्टार 5 सितारा होटलों में उनको रुकवाते रहे, उनको सुरक्षा मुहैया कराते रहे, उसी का परिणाम है। और दूसरी चीज, चंद्रमोहन जी ने कहा कि जो कार्रवाई हुई अच्छी है, लेकिन चंद्रमोहन जी की पार्टी ने अपने सोशल मीडिया इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई की? ये तो उनके समर्थन में है। यही तो वही बात होती है। एक तरफ तो आप उस तरह की कार्रवाई, तो सरकार को दिखाना चाहिए था ना कि नारे लगाने वालों के साथ ही नारा लगाने को लेकर उकसाने वाले ट्वीट्स करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पष्ट संदेश जाना चाहिए था। और राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक बाध्यता है, जिसके कारण ये संदेश स्पष्टता से सार्वजनिक मंच पर नहीं जा पा रहा है, हमें ऐसा लगता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विठल चौधरी जी, दिनेश सिंह जी, ऋषिपाल जी और चंद्रमोहन शर्मा जी, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।